हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल जीरो ज्ञान। और आज की वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आज की वीडियो में हम उत्तर प्रदेश का समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट है जो उसको एक्सप्लोर करने वाले हैं। इसमें देखने वाले हम लोगों के जो भी समाज कल्याण के लिए जो भी हितकारी कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जो भी योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, वो कौन कौन सी योजनाएं हैं, उनके लिए क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट है और आप उसके लिए कहाँ कहाँ अप्लाई कर पाएंगे। तो कुल मिला के आज हम उत्तर प्रदेश की जो समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट दोस्तों उसको एक्सप्लोर करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि समाज कल्याण विभाग की तरफ से कौन कौन सी कार्यक्रम और कौन कौन सी योजनाएं लोगों के लिए चलाई जाती हैं। तो दोस्तों इस वेबसाइट को आप अपने मोबाइल फ़ोन में या फिर अपने लैपटॉप में या अपने पीसी में जाके ओपन कर सकते हैं। आपको वहाँ पे जब अपने क्रोम ब्राउज़र में जाके टाइप करना होगा समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश, तो जैसे आप टाइप करेंगे वैसे ही आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पे आ जाएंगे। वेबसाइट पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो टैब बना हुआ है, यहाँ पे जो कार्यक्रम एवं योजना है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों इसके समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो भी योजनाएं या फिर जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो चलाए जाएंगे या उनके लिए कहाँ कहाँ जाके आपको अप्लाई करना, सब कुछ पूरा डिटेल इसमें दिया होगा। देखिए यहाँ पे जितनी भी योजनाएं चलाई गई हैं उनके बारे में जो है कि आपको जानकारी दी गई है। तो एक एक करके हम सब योजनाओं को देखेंगे कि कौन सी योजना में क्या लाभ मिलता है, किसको लाभ मिलता है, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, उसके लिए हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरी तरह से डिटेल में हम एक एक योजना को देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम वृद्धा पेंशन योजना की बात करते हैं। यहाँ पे बेसिकली जो योजना है इसका नाम वृद्धावस्था या किसान पेंशन योजना बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर आप 60 साल या 60 साल से ऊपर हैं तो ऐसे में आपको कुछ पेंशन दी जाती है। लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको क्राइटेरिया क्या सेट की गई कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं तो आपको 46,080 रुपया, या और फिर आप शहरी क्षेत्र में अगर निवास करते हैं तो आपकी आय इनकम जो है कि 56,460 रुपया प्रति वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपके आय 46,080 रुपया ग्रामीण क्षेत्र में और 56,460 रुपया शहरी क्षेत्र में कम या इससे कम है तो दोस्तों आप इस योजना के पात्र माने जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत अगर आपकी उम्र 60 या उससे अधिक है तो आपको 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से प्रत्येक 3 महीने में एक बार, यानी कि पूरे साल में आपको 4 बार 3-3 महीने के अंतराल में आपको 500 रुपये प्रति महीने के हिसाब से पेंशन दी जाएगी। अगर दूसरे शब्दों में दोस्तों हम बात करें तो आपको 1,500 रुपया हर 3 महीने में आपके अकाउंट में मिलता रहेगा अगर आप इस योजना के अंतर्गत एलिजिबल होते हैं तो। दोस्तों इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कर सकते हैं, आप अपना अप्लाई ऑनलाइन जाकर कर सकते हैं। उसके लिए जो लिंक दी गई है, देखिए यहाँ पर लिंक दी गई sspi-up.gov.in के माध्यम से जाके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से लेकर भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया इसकी ऑनलाइन है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर में कोई सेंसिबल कोई लड़का है या फिर कोई है जो कंप्यूटर में थोड़ा बहुत नॉलेज रखता है तो उससे आप कह के अपने घर बैठे ही आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन करके। ठीक है, सारा का सारा कुछ आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। आप उसको स्टेटस जान सकते हैं, आप उसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और आप ऑनलाइन अपने अकाउंट में ये जो पेंशन का लाभ है, जो इसका पैसा मिलने वाला है, आप अपने अकाउंट में ऑनलाइन ही पा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए अगर दोस्तों 2021-22 के में बजट की बात करें तो इसमें 3,595 करोड़ रुपए का इस बार बजट पास किया गया। दूसरा दोस्तों राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर आपके घर में कोई एक कमाई, सिर्फ एक सिंगल कमाऊ मुखिया है, मतलब बात करें तो आपके घर में कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है और 60 वर्ष से कम है, और वही इकलौता आदमी था जो आपके घर में कमाई कर रहा था, जिसपे आपका पूरा परिवार आश्रित था और किसी वजह से खुदा न खास्ते उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में गवर्नमेंट जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट आपको 30,000 रुपये एक मुश्त सहायता प्रदान हेतु प्रावधान किया गया है इसमें। मतलब कुल मिलाकर बात करें तो खुदा न खास्ता अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो आपको यूपी गवर्नमेंट की तरफ से 30,000 रुपये एक बार में आपको सहायता के लिए प्रदान किए जाते हैं। अगर किसी कारणवश यूपी गवर्नमेंट के पास फंड की कमी हो जाती है या फिर उसके पास पैसे नहीं होते तो ऐसे में क्या है कि एक शासनादेश संख्या 1739/26/2006 को 20 जून 2006 में जनपद स्तर पर अधिकारियों, जो जिलाधिकारी का कोष है, मतलब जो जिलाधिकारी के लिए जो फंड इकट्ठा किया जाता है उसमें से निकाल के आपको 30,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। ये काम जिलाधिकारी का होगा अगर यूपी गवर्नमेंट के पास फंड की कमी हो जाती है तो। इसके लिए दोस्तों आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका जो लिंक है यहाँ पे देखिए nfbs.upsdc.gov.in। इसके माध्यम से जाके अगर आपके साथ ऐसा कुछ ट्रेजेडी हो जाता है तो आप जाके आप ये जो लिंक है यहाँ पे जाके अप्लाई कर देंगे तो आपको 30,000 रुपये की सहायता प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है,
दूसरा दोस्तों, समस्त प्रकार की छात्रवृत्ति पूर्व दसम, कक्षा 9, 10 व दसमोत्तर की एक योजना है। दोस्तों आज जो यूपी गवर्नमेंट की इस बार की योजना थी, इस बार का जो स्कॉलरशिप था, बहुत से बच्चों को नहीं आ पाया। इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि जो है कि फंड की कमी पड़ गई थी, क्योंकि इस बार जो बच्चे थे कुछ ज़्यादा ही संख्या में अप्लाई कर रहे थे। तो ये भी योजना चलाई जाती है, देखिए इसके बारे में लिखा गया है। दोस्तों छात्रवृत्ति पूर्व दसम, कक्षा 9, 10 और दसमोत्तर के योजना के बारे में बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपको, अगर आप इस योजना के अंतर्गत जो भी छात्र अनुसूचित जाति या सामान्य वर्ग से बिलोंग करते हैं और कक्षा 9 या 10 में पढ़ाई कर रहे हैं और छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ऐसे में जो कि उनकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि उनके जो घर की वार्षिक आय है वो 2,50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब एक साल में आपके घर का इनकम 2,50,000 से अधिक होगा तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उससे कम है तो आप कक्षा 9 या 10 में पढ़ रहे हैं और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप अगर 2,50,000 से कम आपके घर की वार्षिक आय है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही बात करें दोस्तों, अगर आप दसमोत्तर में पढ़ाई कर रहे हैं और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ऐसे में जो भी बच्चे अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं उनके घर की वार्षिक आय 2,50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। वही अगर सामान्य वर्ग से बच्चा बिलोंग कर रहा है और छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई करना चाह रहा है और दसमोत्तर में पढ़ाई कर रहा है, तो ऐसे में उसके घर की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर 2 लाख से अधिक है तो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा, और अगर 2 लाख से कम है और वो बिलोंग करता है सामान्य वर्ग से तो वो इस योजना के अंतर्गत अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इसके लिए आपको भी ऑनलाइन जाके अप्लाई करना है, जिसकी वेबसाइट scholarship.up.gov.in है। इस वेब पोर्टल पर जाके आपको अप्लाई करने से आपके अकाउंट तक स्कॉलरशिप आने तक सब कुछ आप सिर्फ इसी वेब पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है। जो दोस्तों जो आपकी छात्रवृत्ति की धनराशि है तो PFMS के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दी जाती है। नेक्स्ट योजना या फिर कार्यक्रम की बात करें दोस्तों, तो इसमें आता है राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन। दोस्तों ये भी समाज कल्याण विभाग के द्वारा किया जाता है। दोस्तों होता क्या है कि जैसे जो भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के बच्चे बिलोंग करते हैं, जो बिल्कुल निर्धन होते हैं और बहुत प्रतिभावान होते हैं, मतलब पढ़ाई लिखाई में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन वो बहुत गरीब होते हैं, तो ऐसे में उनकी पढ़ाई कंटिन्यू की जा सके, वो अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर सके, ऐसे में उनको समाज कल्याण विभाग की तरफ से 94 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय का संचालन किया जाता है। दोस्तों इस संचालन में उनको शिक्षा के साथ साथ निःशुल्क छात्रावास दिया जाता है, पाठ्य पुस्तकें दी जाती है, यूनिफॉर्म दिया जाता है और खेलकूद आदि की व्यवस्था भी राज्य सरकार करती है। इन विद्यालयों में दोस्तों 60% अनुसूचित जाति जनजाति के लोग मतलब पढ़ाई करते हैं, 25% अन्य पिछड़ा वर्ग रहता है तथा 15% सामान्य वर्गों को इस निःशुल्क विद्यालय में प्रवेश मिलता है। अगर बात करें 94 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में दोस्तों जो 45 है वो सीबीएसई बोर्ड है, मतलब आपको वहाँ पे सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई की जाती है, और जो बचे 49 विद्यालय हैं उसमें माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से संबंधित, मतलब 49 जो उसमें विद्यालय हैं वो यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसमें बात करें तो 93 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय ऐसे हैं जिसमें स्मार्ट क्लासेस की भी व्यवस्था है। बालक बालिकाओं हेतु पृथक राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित किए जाते हैं। ठीक है, तो हम बात करें तो बॉयज़ के लिए भी अलग से सेपरेट विद्यालय की व्यवस्था है और गर्ल्स के लिए भी एकदम सेपरेट विद्यालय की व्यवस्था है। 20 जनपदों में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के निर्माण की कार्यवाही प्रचलित है। दोस्तों अभी 20 जो ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश के जहाँ पे ये जो विद्यालय इसका जो निर्माण का कार्यक्रम स्टार्ट है। दोस्तों नेक्स्ट कार्यक्रम या फिर योजना की बात करो तो इसमें आता है उत्तर प्रदेश माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण हेतु वृद्धाश्रमों का संचालन। तो दोस्तों जो गवर्नमेंट है वो 75 के 75 जिलों में वृद्धाश्रम का संचालन करती है। दोस्तों ऐसे में क्या होता है कि जो भी वृद्ध होते हैं जिनका रहने खाने या फिर सोने उठने बैठने में कोई दिक्कत होती है या फिर जिनके बच्चे उनका सपोर्ट नहीं करते हैं, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है कि ऐसे वृद्धाश्रम को संचालन करती है जहाँ पे इनका भरण पोषण या फिर उनके रहने खाने सोने की व्यवस्था की जाती है। 75 के 75 जिलों में इसका संचालन किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो है कि जो भी वृद्ध आते हैं उनके लिए निःशुल्क आवास दिया जाता है, भोजन वस्त्र औषधि मनोरंजन पर्सनल केयर की सामग्री उपलब्ध कराई जाती है और उसके साथ साथ इनको शुद्ध पेयजल की भी व्यवस्था की गई है। दोस्तों वृद्धाश्रम में एक और व्यवस्था की गई है कि अगर कोई भी फैमिली या फिर कोई भी बच्चा अपने मम्मी पापा को अपने साथ नहीं रखना चाहता है और ऐसे में वो वृद्ध जो है अगर वो चाहे कि अपने खर्च में वृद्धाश्रम में रहे तो ऐसे में उसको अनुमति मिलती है, लेकिन उसके लिए केस की जाती है, उसकी हियरिंग होती है। उस हियरिंग के बाद अगर सत्यापित होता है कि नहीं भाई आप अपने पैसे से रह सकते हैं, तो ऐसे में उनको भी वहाँ पे एडमिशन मिल जाता है और वो वहाँ वृद्धाश्रम में जाके अपने पैसे से मतलब खर्च करके वो वहाँ पे रहने की व्यवस्था उनको की जाती है।
दोस्तों नेक्स्ट अगर स्कीम की बात करें तो इसमें आता है अत्याचार उत्पीड़न की दशा में आर्थिक सहायता। दोस्तों होता क्या था पहले, अभी भी होता रहा है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के वर्ग के जो भी व्यक्ति बिलोंग करते हैं उनको बहुत लोग प्रताड़ित करते हैं, जिससे उनका मतलब इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है या फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों इस स्कीम के तहत उनको आइडेंटिफाई करना है और उनको जो है कि आर्थिक मदद प्रदान करना होता है। दोस्तों ऐसे में क्या होता है कि उनको कम से कम 85,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। मैक्स टू मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा 8,25,000 की उनको मदद की जाती है एक बार में, ठीक है। नेक्स्ट स्कीम की बात करें दोस्तों तो ये आता है परीक्षा पूर्व परीक्षण केंद्रों का संचालन। दोस्तों होता क्या कि बहुत से बच्चे होते हैं जो बहुत मेधावी होते हैं और IAS PCS की तैयारी करना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका जो फ़ी है उस कोचिंग में जो फ़ी लगती है इसकी तैयारी के लिए वो बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट बनाई है जिसमें कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के जितने अभ्यर्थी होते हैं वो अपना IAS PCS का जो सपना उसको पूरा कर सकें, इसके लिए उनको कोचिंग प्रदान की जाती है और फ्री ऑफ कॉस्ट में। उसके लिए बहुत सारे जगह जगह इंस्टीट्यूशन का निर्माण किया गया, जिसमें से कुछ इंस्टीट्यूशन का नाम यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट स्कीम की बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट स्कीम जो आती है समाज कल्याण विभाग की वो है छात्रावासों का संचालन। दोस्तों होता क्या है कि जो भी अनुसूचित जाति के बच्चे हैं, स्पेशली अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए व्यवस्था की गई है, वो बेसिकली बहुत निर्धन होते हैं, गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे में दोस्तों जब वो पढ़ाई करने के लिए किसी बाहर जाते पढ़ने, जैसे किसी शहर वहर में जाते हैं, जैसे बनारस हो गया, इलाहाबाद हो गया, दिल्ली हो गया, तो ऐसे में क्या है कि उनको रहने खाने का बहुत सारा खर्चा आ जाता है। ऐसे उनके खर्चे को कम करने के लिए जो समाज कल्याण विभाग है दोस्तों वो व्यवस्था कराता है छात्रावास का। इन छात्रावासों में दोस्तों छात्रों को निःशुल्क आवासीय व्यवस्था होती है, फर्नीचर मिलता है, विद्युत की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, भोजन बनाने के लिए रसोईया होता है, कहार होता है, सफाई करने के लिए स्वच्छ कार्य की व्यवस्था शासकीय व्यय पे की जाती है। परंतु दोस्तों जो भोजन का व्यय या खर्च आता है वो छात्र को अपने पर्सनल खर्चे से उठाना पड़ता है। यहाँ पे 262 छात्रावास निर्मित कराए गए हैं, जिसमें अनुसूचित जनजाति के छात्रों को आवासीय सुविधा प्रदान कराई जा रही है। बालक और बालिकाओं हेतु पृथक छात्रावास का संचालन किया जाता है। दोस्तों जो नेक्स्ट स्कीम है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेहतरीन योजना है, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसे में क्या होता है दोस्तों कि इस योजना के तहत किसी भी धर्म को, जाति विशेष को टारगेट नहीं किया गया है, सबका इसमें देख रेख की जाती है। इसमें होता क्या है दोस्तों कि जो भी जिस भी समुदाय से बिलोंग करता है उसके धर्म या फिर उसके जो भी रीति रिवाज है उसके अनुसार उसकी शादी की जाती है। दोस्तों इस योजना के तहत 2 लाख रुपए से कम जिसका वार्षिक आय हो, मतलब जिस भी परिवार का वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम है, वो सारे के सारे इस योजना के अंतर्गत एलिजिबल होते हैं। इस योजना के अंतर्गत दोस्तों विधवा का भी या फिर परित्यक्ता या फिर तलाकशुदा महिलाओं की भी शादी की व्यवस्था की गई है। अच्छा देखते हैं इसमें क्या क्या आपको बेनिफिट मिलता है। देखिए दोस्तों इसमें शादी जब भी होती है तो कोई भी जो कन्या है उसके खाते में तो 35,000 रुपये उसके पर्सनल बैग दे दिया जाता है। 10,000 रुपये उसका जो कि बर्तन हो गया, कपड़ा हो गया, बिछिया हो गया आदि खरीदने के लिए दिया जाता है। और इसके साथ साथ प्रत्येक जोड़े को 6,000 रुपये का एक एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है ताकि वो अपनी पर्सनल केयर पे खर्च कर सके। तो कुल मिलाकर दोस्तों इसमें बात करते हैं एक जोड़े पे 51,000 रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे मिनिमम 10 जोड़ों का विवाह एक साथ किया जाता है। किसी भी समुदाय विशेष के लोग अगर 10 जोड़ा एक साथ है तो उनको सामूहिक विवाह के अंदर का शादी कराई जाती है। कम से कम 10 जोड़ा होना चाहिए, तब जाके उनको सामूहिक विवाह में उनकी शादी की जाएगी। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 10 जोड़े वहाँ पे होने चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट स्कीम की बात करें तो गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना। इसमें क्या होता है दोस्तों कि अगर आप गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, जैसे कि आपकी जो अगर आप शहर में रह रहे हैं तो आपकी जो इनकम है प्रति वर्ष 56,460 रुपये, या फिर आप ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं तो आपकी इनकम 46,080 रुपये से अधिक नहीं है, तो आपकी जो पुत्री है उसका जो शादी होने वाली है वो इस स्कीम के तहत लाभ उठा सकती है। दोस्तों ये स्कीम बेसिकली अनुसूचित जाति या सामान्य वर्ग के ऐसे परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं उनके लिए स्कीम बनाई गई है। दोस्तों इस स्कीम में जो वर होगा उसकी आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और जो कन्या होगी उसकी आयु जो है 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों, इस योजना के तहत जो पुत्री है उसके अकाउंट में डायरेक्ट 20,000 रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं यूपी गवर्नमेंट की तरफ से। इस योजना का समस्त प्रक्रिया जो है आवेदन से लेकर भुगतान तक सब कुछ ऑनलाइन है। इसमें किसी मेडिएटर की जरूरत नहीं है, आप अपने खुद से कर सकते हैं। जो कि आप अप्लाई करेंगे, अगर जो भी शादी हो रही है, जो भी लड़की की शादी हो रही है उसकी शादी से 90 दिन पहले भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस योजना का लाभ उठाने के लिए। शादी के 90 दिन के बाद तक भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी योजना है। इसमें जो है दोस्तों आपकी जो है कि जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है शादी अनुदान.upsdc.gov.in पे, यहाँ पे जाके जो है कि आप डायरेक्ट
अप्लाई कर सकते हैं। जिस भी पुत्री की शादी होनी है, आपके जिस भी पुत्री की शादी होनी है जो और आप गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, तो आप जाकर डायरेक्ट इसको अप्लाई कर सकते हैं। shaadianudan.upsdc.gov.in शादी अनुदान से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है दोस्तों, आप मेरे चैनल पर जाकर उसको चेक कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट योजना की बात करें तो निःशुल्क बोरिंग योजना है। दोस्तों अगर निःशुल्क बोरिंग योजना की बात करें तो यहाँ पर निःशुल्क बोरिंग योजना के अंतर्गत जो भी अनुसूचित जाति के परिवार हैं, जो कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और उनका जो निवास स्थान है मैदानी क्षेत्र में है, तो ऐसे में क्या होता है कि उनके पास बहुत सारे खेत होते हैं, तो ऐसे किसान जो लघु और सीमांत कृषकों के श्रेणी में आते हैं, उनको जो कि निःशुल्क बोरिंग की सुविधा प्रदान किया जाता है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से। दोस्तों इस योजना के अंतर्गत आपको 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। बोरिंग का कार्य शासन द्वारा चयनित एजेंसी, मतलब जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट उसके द्वारा ही एक एजेंसी चयनित की गई है जो कि आपकी बोरिंग की पूरी व्यवस्था करेगी। इसके लिए दोस्तों इसका अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो अगर आप जनपद स्तर पर बात करें तो जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं विकासखंड स्तर पर अगर बात करें तो सहायता या फिर ग्राम विकास अधिकारी की से विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। वहां जाके आवेदक द्वारा विकासखंड स्तर पर तथा जनपद स्तर पर आवेदन किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल ऑफलाइन है, आपको आपके विकासखंड स्तर या फिर जनपद स्तर पर जाकर आवेदन करना है और उसकी पूरी जानकारी आपको वहीं मिल जाएगी। यहाँ पे कुछ दिया नहीं गया है, ना इसके लिए कोई ऑफिशियल या फिर वेब पोर्टल बनाया गया है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था दोस्तों। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी है, अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हो पाए तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितनी भी योजना है दोस्तों उसके बारी बारी से एक एक वीडियो में बनाऊंगा कि उसको कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, और उसको हम पूरा ट्रैक करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही था दोस्तों। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, और बने रहिए ऐसे ही।